गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हिंदी काव्यखंड का लेसन 1 करवक। ठीक है, काव्यखंड पाठ का नाम हो गया करवक। यह कविता है। करवक पाठ के कवि हो गए मलिक मोहम्मद जैसी। करवक पाठ के कवि मलिक मोहम्मद जैसी। एग्ज़ाम में आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। करवक पाठ के कवि कौन है? तो करवक पाठ के कवि हो गए मलिक मोहम्मद जैसी। या इस तरह के भी क्वेश्चन रह सकते हैं, मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? तो मलिक मोहम्मद जैसी करवक पाठ की रचना किए हैं। अब हम मलिक मोहम्मद जैसी जी के बारे में कुछ जान लें, इनका परिचय। तो मलिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म जो है अनुमानतः 15वीं सदी उत्तरार्ध में 1492 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जायस नामक ग्राम में हुआ था। मलिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म कब हुआ था? 1492 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के जायस नामक ग्राम में हुआ था। चूँकि गांव का नाम जायस था, इसीलिए ये जैसी के नाम से जाने लगे। इनका नाम मलिक मोहम्मद था, गांव का नाम जायसी, इसीलिए जायसी के नाम से अधिक जैसी के नाम से प्रचलित हो गया। होता है ना, कोई क्षेत्र है, कोई एरिया है, अगर जिस व्यक्ति का उस क्षेत्र में ज़्यादा नाम होता है, सम्मान होता है, नाम होता है, या उसका ज़्यादा नाम होता है, तो वह क्षेत्र उसी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार मलिक मोहम्मद एक अच्छे कवि थे। उनका जन्म जायस में हुआ था, इसीलिए वह क्षेत्र मलिक मोहम्मद जैसी उसी क्षेत्र के नाम से जानने लगे। यानी इनका पूरा नाम हो गया मलिक मोहम्मद जैसी। इनके पिता थे मलिक शेख ममरेज। इनके गुरु थे सूफी संत शेख मोहिउद्दीन और सैयद अशरफ जहांगीर। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जैसी जी जो है बाई आँख और बाएं कान से वंचित थे। यानी मलिक मोहम्मद जैसी बाई आँख से नहीं देख सकते थे, बाई कान से नहीं सुन सकते थे। ये विनम्र स्वभाव के थे। ठीक है, तो इन्होंने अनेक रचना किए हैं, अनेक कृति लिखी है। तो इनके द्वारा लिखा गया कुछ कृतियों को हम जान लेते हैं। जैसे इनके द्वारा लिखा गया कृति हो गई पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, इतरावत। तो इन सभी रचना में सबसे ज़्यादा इनके द्वारा फेमस है पद्मावत। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया है या पद्मावत किसकी कृति है। तो पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया है? मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। हम निक में जैसी भी कह सकते हैं, शॉर्टकट में इनके नाम को जैसी भी हम कह सकते हैं। या पूछे जा सकते हैं अखरावट किसके द्वारा लिखा गया है? तो मलिक मोहम्मद जैसी जी के द्वारा लिखा गया है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, इतरावत, ये सभी इनके द्वारा लिखा गया रचना है, मुख्य कृति है। इनका निधन 1548 ईस्वी में हुआ था, यह भी अनुमानता ही है। तो मलिक मोहम्मद जैसी जी के बारे में हम समझ लिए। अब मैं आपको करवक पाठ का सारांश समझाऊंगी। उसके बाद जो कविता है उन कविता को लाइन बाय लाइन में समझाऊंगी। सबसे पहले मैं करवक पाठ का भावार्थ बताती हूँ। देखिए, करवक पाठ, तो करवक पाठ के कवि हो गए मलिक मोहम्मद जैसी। तो करवक पाठ में कवि ने 2 कविताओं का वर्णन किए हैं। करवक पाठ में कवि कितनी कविता का वर्णन किए हैं? करवक पाठ में कवि ने 2 कविताओं का वर्णन किए हैं। प्रथम कविता में कवि ने विभिन्न उपमानों के सहारे विभिन्न उपमानों के सहारे अपना तुलना किए हैं। कवि को ऐसा लगता था कि वो एक आँख और एक कान से वंचित है। ठीक है, वह रूपहीन थे, देखने में सुंदर नहीं थे, देखने में कुरूप थे। तो कवि को लगता था कि मेरे में क्या है, यह अवगुण है। तो कवि यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। कवि का मानना है कि मैं एक आँख वाला हूँ, मैं एक कान वाला हूँ, मैं कुरूप हूँ, लेकिन जितना मैं अच्छा काव्य का रचनाकार हूँ, उतना 2 कान वाला और 2 आँख वाला नहीं कर सका।
तो यहाँ पे कवि हमारे प्रथम कविता में कवि हमारे सामने कंपेयर कर रहे हैं कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। उपमानों के सहारे यह कंपेयर कर रहे हैं। और हमें यह भी बताया है कि जितने भी व्यक्ति होते हैं, जितनी भी वस्तु होते हैं, तो जितने भी व्यक्ति और वस्तु होते हैं, अगर उसमें गुण है तो प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति में गुण के साथ ही साथ क्या होता है, दोष भी होता है। तो यहाँ कवि में भी गुण भी है और गुण के साथ ही साथ कवि में क्या है, दोष भी है। कवि में गुण क्या है, कवि एक अच्छे काव्य के रचनाकार है। कवि में दोष क्या है, तो कवि में यह दोष है, वह कुरूप है, देखने में सुंदर नहीं है, बाईं कान और बाईं आँख से वंचित है। तो ऐसा नहीं कि कवि एक कान और एक आँख से वंचित है तो किसी से कम है, वह किसी से कम नहीं है। यही हम लोग को बताने का प्रयत्न कर रहे हैं विभिन्न उपमानों के सहारे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि करवक पाठ का प्रथम कविता का भावार्थ लिखे, तो प्रथम का लिखिएगा। अगर पूछे जाएंगे करवक पाठ का द्वितीय कविता का भावार्थ लिखिए, तो द्वितीय कविता का भावार्थ लिखिएगा। दोनों पूछेगा तो आप दोनों का ही जवाब दीजिएगा। मैं यहाँ एक एक करके दोनों का भावार्थ बताती हूँ। तो क्वेश्चन है, करवक पाठ का भावार्थ लिखिए। यह क्वेश्चन देगा, करवक पाठ का सारांश लिखिए। इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, करवक पाठ का भावार्थ लिखिए या करवक पाठ का सारांश लिखिए। क्वेश्चन लिख लीजिए। इसका मैं भावार्थ बताती हूँ। देखिए, करवक पाठ में कितने पदों का वर्णन किया गया है, तो करवक पाठ में 2 पदों का वर्णन किया है। 2 पद कहिए या 2 कविता का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन लिख लिए हैं, मैं आंसर बताती हूँ। तो आप आंसर का शुरुआत मतलब उत्तर इस तरह दीजिएगा। शुरुआत में करवक पाठ के कवि मल्लिक मोहम्मद जैसी जी हैं। प्रथम कविता में कवि ने विभिन्न उपमानों के सहारे अपना तुलना किए हैं, मतलब हम कह सकते हैं कंपेयर किए हैं, ठीक है। और हमें यह बताया है कि प्रत्येक गुणवान वस्तु में, प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति में गुण के साथ क्या क्या होता है, गुण के साथ वह दोष भी होता है। कवि का कहना है प्रथम पद में कवि कह रहे हैं कि वह एक आँख वाला है। प्रथम पद में कवि का कहना है कि वह एक आँख वाला है, ठीक है। लेकिन फिर भी वह एक आँख वाला है, लेकिन फिर भी वह गुण संपन्न काव्य का रचनाकार है। कवि एक ही आँख से देखते हैं, लेकिन वह इतनी अच्छी कविता की रचना किए हैं जितने 2 आँख वाला भी नहीं कर सका। वह एक कान वाला है, लेकिन फिर भी वह इतनी अच्छी कविता का रचना किया है जितना 2 कान वाला भी नहीं कर सका, ठीक है। तो कवि का कहना है कि भगवान क्या किए हैं, ईश्वर ने कवि को चांद का अवतार बना करके धरती पर भेजे हैं। कवि का कहना है कि ईश्वर क्या किए हैं, चांद का अवतार बना करके धरती पर भेजे हैं। चांद कलंकित है। चांद का गुण क्या है कि चांद प्रकाश फैलाता है, लेकिन चांद में भी दोष है। आपको लगता है कि चांद में दोष नहीं है, तो ऐसा नहीं है, चांद कलंकित है। चांद में क्या है, काला धब्बा है। तो कवि का मानना है कि जिस प्रकार चांद कलंकित होते हुए भी प्रकाश फैलाता है, ठीक है, उसी प्रकार कवि भी चांद की भांति प्रकाश फैलाता है। चांद में अवगुण हो गया, वह कलंकित है, गुण हो गया वह प्रकाश फैलाता है। तो कवि में यह गुण हो गया, वह अच्छे कविता का रचनाकार है। और कवि में यह दोष हो गया कि वह देखने में सुंदर नहीं है, कुरूप है, एक आँख और एक कान से वंचित है, ठीक है। उसके बाद कवि जो है अपने आप को शुक्र तारा मानते हैं, ठीक है। देखिए, शुक्र तारा के एक अलग पहचान होता है। शुक्र तारा के एक अलग पहचान होता है, वह थोड़ा बड़ा होता है और वह ज़्यादा प्रकाश देता है। तो कवि भी अपने आप को शुक्र तारा मानते हैं कि मैं क्या हूँ, शुक्र तारा हूँ। कवि का कहना है कि आम में भी दोष होता है। अगर आपको लगता है कि आम में दोष नहीं है, आम में गुण ही होता है, तो ऐसा नहीं है। आम में भी दोष है, तो हम आम के गुण को देखते हैं, अवगुण को नहीं देखते हैं। गुण को देखते हैं तभी आम को खाते हैं, उसके स्वाद को
स्वाद खा करके उसके स्वाद मतलब आम खाने में स्वादिष्ट होता है, आम को खाते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। आम में अवगुण यह है कि आम का जो डंठल होता है, जहाँ पे आम होती है तो वहाँ पे डंटी होता है, जहाँ पे डांस मतलब नुकीलापन होता है तो वहाँ पे सरापन होता है। जब तक आम में नुकीलापन नहीं होगा तब तक आम में सुगंध नहीं बिखेरेगा। तो लोग क्या करते हैं कि आम में अवगुण को नहीं देखते हैं, आम में गुण को देखते हैं, उसे खाते हैं और प्रसन्नचित्त होते हैं। कवि का मानना है कि आम में गुण और अवगुण दोनों होते हैं, लेकिन लोग अवगुण को नहीं देखते हैं, उनको गुण को देखते हैं। तो उसी प्रकार कवि का मानना है कि मेरे में भी गुण और अवगुण दोनों हैं। तो व्यक्ति जो है, लोग जो है मेरे अवगुण को नहीं देखते हैं, मेरे गुण को देखते हैं, मेरी कविता सुनते हैं, अपनी दुख दर्द भूल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और मेरा आशीर्वाद लेते हैं। ठीक है, कवि का ऐसा मानना है। उसके बाद कवि का कहना है कि समुद्र का पानी खरा होता है। ठीक है, शंकर ने जब त्रिशूल से सुमेर पर्वत को नष्ट किए थे, तभी वह सोने का बन सका और ऊंचाई आकाश छूने लगा। ठीक है, उसके बाद अब कवि जो है सोने से कंपेयर करते हैं। आपको लगता है कि सोने में दोष नहीं होता है, सोना में गुण होता है, ऐसा नहीं है। प्योर सोना जो होता है वह ज़्यादा किसी काम का नहीं होता है। प्योर सोना से कोई अगर आप आभूषण बनाते हैं तो वह तुरंत ही पचक जाएगा। उसको कोई भी वस्तु बनाने के लिए सोना में अन्य धातु हम मिलाते हैं, और जब तक सोना को तपाया नहीं जाएगा तब तक वह सोना कच्चा ही रह जाता है। यानी सोना में भी क्या हो गया, अवगुण हो गया। तो यहाँ पर कभी क्या करे, विभिन्न उपमानों के सहारे कंपेयर कर रहे हैं कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। यह बता रहे और यह भी बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु में गुण के साथ ही साथ क्या होता है, दोष होता है। मतलब कवि का कहना है कि हर गुणवान व्यक्ति में अगर कोई गुणवान व्यक्ति है, ऐसा नहीं कि उसमें गुण ही होगा, गुण के साथ ही क्या होगा, दोष भी होगा। वह मेरे में भी है, मेरे में भी दोष है कि मैं एक आँख वाला हूँ, एक कान वाला हूँ। मतलब मैं एक आँख से ही देख सकता हूँ, एक कान से ही देख सकता हूँ, मैं देखने में सुंदर नहीं हूँ, कुरूप हूँ। अतः हम इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रथम कविता में कवि ने विभिन्न उपमानों के सहारे अपना क्या किए, तुलना की है। ठीक है, तुलना की है और अपनी प्रशंसा की है। ये तो था प्रथम कविता का भावार्थ में बता दी। अब मैं आपको द्वितीय कविता का भावार्थ बताती हूँ। देखिए, द्वितीय कविता में तो प्रथम कविता में अपना बड़ाई कर लिए कवि, विभिन्न उपमानों के सहारे कंपेयर कर लिए। अब द्वितीय कविता में कवि ने अपनी रचना का बखान किए, अपनी रचना का गुणगान किए हैं। कवि का कहना है कि मैं अपनी रचना के कारण अमर होना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब द्वितीय कविता में कवि जो है अपनी रचना का गुणगान किए हैं, अपनी रचना का बड़ाई किए हैं और अपनी रचना के द्वारा अमर होना चाहते हैं। कवि का मानना है कि इस पृथ्वी में कोई जीवित नहीं रहा है, सभी का जन्म हुआ है और कालक्रम में सभी मारे गए। लेकिन उस व्यक्ति की कहानी देने रचना यादगार रह जाती है। व्यक्ति तो मर जाता है, लेकिन व्यक्ति जो दे जाता है, उसकी जो कहानियाँ रह जाती है, जो रचना का निर्माण कर जाता है, वह मरती नहीं, अमर हो जाती है। तो यहाँ पर कवि भी अमर होना चाहते हैं, किसके द्वारा, अपनी रचना के द्वारा। जैसे कवि की रचना कौन कौन हो गया, पद्मावत, अखरावत, इतरावत। तो इन रचना के द्वारा वह अमर होना चाहते हैं। तो अमर कैसे होंगे, कवि का मानना है कि मैं तो एक दिन न एक दिन मर जाऊँगा, लेकिन मैं जो काव्य का रचना करूँगा तो उस कविता को लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे और 2 पल के लिए मुझे याद करेंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मल्लिक मोहम्मद जैसी आज हमारे सामने नहीं है, आज तो वो मर मिट के चले गए, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी कविता को लिखे, इतने अच्छे काव्य को लिखे, जिसके कारण आज हम क्या किए हैं, मल्लिक मोहम्मद जैसी जी को 2 पल याद किए हैं। तो 2 पल याद किए हैं तो कवि आज क्या हो गए, अमर हो गए। ठीक है, तो कवि का कहना है कि कवि का कहना है कि मैं काव्य रचकर लोगों को सुनाया हूँ। ठीक है, तो कवि का ऐसा मानना है कि मल्लिक मोहम्मद जैसी जो काव्य का रचना किए हैं, ठीक है, तो लोग उनकी कविता को सुनते हैं, दुख दर्द को भूल जाते हैं, प्रेम की पीड़ा पा जाते हैं, आनंद का अनुभव करने लगते हैं। ठीक है, कवि का ऐसा मानना है कि इस पृथ्वी पर कोई जीवित नहीं रहा है, सभी कालक्रम में मारे गए हैं। कहाँ गए वो राजा रत्नसेन, कहाँ गई वह पद्मावती, कहाँ गए अलाउद्दीन, वो तो मर मिट के चले गए, लेकिन उनकी कहानी आज भी क्या है, जीवित है। जैसे पद्मावत एक फिल्म भी है जो कि काफ़ी मतलब प्रचलित है। ठीक है, तो कवि का यह मानना है कि कहाँ गए वो राजा रत्नसेन, कहाँ गई पद्मावती, वो सभी कालक्रम में मारे गए, लेकिन उनकी कहानी आज भी क्या है, यादगार है, जीवित है। ठीक इसी प्रकार कवि भी जीवित होना चाहते हैं, मरकर भी जीवित होना चाहते हैं, अमर होना चाहते हैं। कवि का मानना है कि फूल मर जाता है लेकिन उसकी सुगंध अमिट रहती है, वो नहीं मरती है। ठीक है, तो इसी प्रकार कवि भी अमिट होना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रथम द्वितीय कविता में जो है कवि जो है अपनी रचना का गुणगान किए हैं, बखान किए हैं। कवि का यह मानना है कि धन्य है वह पुरुष जिसका इस जगत में यश है। ठीक है, जिसका इस जगत में यश है, क्योंकि व्यक्ति यश को नहीं बेच सकता है। तो हम कह सकते हैं द्वितीय कविता में कवि ने अपनी रचना का, जो वह काव्य की रचना किए हैं, उनका बखान किए हैं, वर्णन किए, और अपनी रचना के द्वारा वह अमर होना चाहते हैं। इसमें किसी को समझ में दिक्कत नहीं होगा। करवक पाठ का मैं भावार्थ बता दी। अब मैं आपको करवक पाठ का जो आपका कविता है वह लिख करके लाइन बाय लाइन समझाती हूँ। पहले इसलिए ये समझा दी ताकि आगे आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। मैं कविता लिख रही हूँ, आप भी लोग लिखिए साथ ही साथ, ताकि समझने में आसानी होगी। देखिए, ये हो गया कविता। इस कविता को मैं लिख करके आप लोगों को समझाती हूँ, क्योंकि सभी के पास हो सकता है बुक नहीं होगा, इसलिए मैं लिखती हूँ, समझाती हूँ। ये प्रथम हो गया। एक नैन, थोड़ा लंबा है। कवि मोहम्मद गुनी सोई विमोहा जेई कभी सुनी। चांद जैस जग विधि अवतारा
दिन कलंक किन उजियारा। जग सुझा एकई नैना उबा सुख असनख तन। माहा जौ लही अम्ब ही डाब न होई तौ लही सुगंध बसाई ना सोई। किन समुद्र पानी जौ खारा तौ अति भरऊ असूज अपारा। जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन कंचनगिरी लांग आकाश। जौ लही घड़ी कलंक न परा कांच होई नहीं कंचन करा। एक नैन जस दर्पण औ ते ही निर्मल भाव सब रूपवंत गही मुख जो ही कई चाऊ। देखिए तो ये हमारा हो गया प्रथम कविता। ठीक है।
तो ये हमारा प्रथम कविता हो गया। अब इसका हम अर्थ समझेंगे। तो यहाँ पे मैं शब्दांश भी लिख दी हूँ, देख लीजिए। गुणी मतलब गुणशाली, सोई मतलब वही, जई मतलब जिसने, विधि मतलब ईश्वर, दिन मतलब दिया, सूझा मतलब देखा, उवा मतलब उदित, शुक्र तारा, जेही लही मतलब जब तक, ठीक है। धरी मतलब घड़ियाँ, घड़ी मतलब घड़ियाँ, काच मिस कच्ची धातु। इसी प्रकार जो मुख्य है वो मैं लिख दी हूँ। देखिए अब हम समझेंगे। एक नैन, एक नैन, एक मिस एक, नैन मिस आँख। एक नैन कवि, कवि कौन? मलिक मोहम्मद जैसी। मोहम्मद गुनी, गुनी मतलब गुणशाली। तो कवि जो है, मैं आपको बता दी कि कवि क्या है, मतलब एक कवि का एक आँख है, लेकिन फिर वह क्या है, गुण संपन्न है। कवि का दो आँख नहीं है, दो आँख होते हुए भी वो एक आँख से देख रहे हैं, एक आँख से नहीं देख रहे हैं। एक नैन कवि, कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोबा जई कवि सुनी, चांद जैसे जग विधि उतारा। चांद जैसे मतलब क्या, चांद के जैसे, जग, जग मीन्स संसार, विधि उतारा, उतारा मतलब जन्म मतलब है ना, उतारा मतलब हम कह सकते हैं, नहीं लिखिए। उतारा मतलब होता है जो ईश्वर ने चांद के समान भेजे हैं कवि को। दिन कलंक किन उजियारा, कलंक में क्या, चांद क्या है, कलंकित है, लेकिन फिर वो क्या कर रहा है, प्रकाश फैला रहा है। तो देखिए, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोबा जई कवि सुनी। कवि एक आँख वाले हैं, लेकिन वह क्या है, गुणवान है, ठीक है, गुणशाली है। सोई विमोबा जई कवि सुनी, ठीक है। यानी कवि एक आँख वाले हैं, फिर भी वह गुण संपन्न है। वह एक आँख होते हुए भी वह इतने अच्छे काव्य की रचना किए हैं जितने दो आँख वाला भी नहीं कर सका। चांद जैसे जग विधि उतारा, तो चांद भगवान ने, ईश्वर ने उसे क्या किए हैं, चांद के जैसे इस संसार में भेजे हैं। किसको? जैसी जी को, ठीक है। दिनी कलंक किन्हीं उजारा, तो जिस प्रकार चांद कलंकित है, चांद में काला धब्बा है, तो कलंकित होते हुए भी चांद प्रकाश फैलाता है। उसी प्रकार कवि भी चांद की तरह प्रकाश, मतलब चांद की तरह प्रकाश फैलाते हैं, उजियारा करते हैं। जग सूझा एक ही नैना, ठीक है। उवा सुक अस नकतन माहा, ठीक है। उवा मतलब उदित, शुक मतलब देखिए शुक्र तारा, ठीक है। आपको मैं बताई थी कि वो अपने आप को क्या मानते हैं, शुक्र तारा मानते हैं, ठीक है। जग में संसार, सूझा का हो जाएगा देखा, एक ही मतलब एक, जग सूझा, सूझा मतलब देखा, मतलब वह क्या, एक ही आँख से क्या कर रहे, संसार को देख रहे, एक ही आँख से संसार को देख रहे हैं, एक ही आँख से। उवा मतलब उदित, शुक मतलब शुक्र तारा, अस नकतन माहा, ठीक है। यानी कवि एक ही आँख से संसार को देख रहे हैं, ठीक है, और वह अपने आप को कवि क्या मानते हैं, शुक्र तारा मानते हैं। तो शुक्र तारा का मैं बताई कि शुक्र तारा का एक अलग पहचान होता है, ठीक है। शुक्र तारा बड़ा होता है और वह ज़्यादा प्रकाश देता है, अन्य तारा की भांति वह ज़्यादा मतलब प्रकाश फैलाता है। जौ लंभी अम्भी डाब ना होई, जो लही अम्भी डाब ना होई। अम्भी मतलब आम, डाब मतलब नुकीला, ठीक है। ना होई तो लही सुगंध बसाई ना सोई, मतलब जब तक आम में नुकीलापन नहीं होगा, मतलब आम जो रहता है, डंठल जो रहता है, तो डंठल में जब तक नुकीलापन नहीं होगा तब तक आम में सुगंध नहीं बसेगा। आप लोग देखते होइएगा, अगर आप आम खरीदने जाते हैं तो कुछ लोगों को देखिएगा सूंघ करके आम की खरीदारी करते हैं, ठीक है। सुगंध से वह पता चलता है कि वह बासी है, ताज़ा है या क्या है। मतलब जब तक आम में डास नहीं होगा तब तक आम में सुगंध नहीं बिखेरेगा। यहाँ देखिए, जौ लही जब तक, ठीक है। अम्भी मतलब है ना आम, डाब मतलब नुकीलापन। किन्हे समुद्र पानी जौ खारा, ठीक है। किन्हीं समुद्र पानी जो खरा तव अति भरो असुज अपार। समुद्र का पानी क्या होता है, समुद्र का पानी खड़ा होता है, ठीक है। जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा तव कंचन गिरी लाग आकाशा, ठीक है। तो शंकर क्या किए थे, आपको मैं बताई थी कि शंकर क्या किए थे, जब सुमेर पर्वत को त्रिशूल से नष्ट किए थे तभी वह पर्वत जो है
तभी वह पर्वत सोने का बन सका और आकाश वह छूने लगा। ठीक है। जऊ लही घड़ी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा, एक नैन जैसे दर्पण ओ तेही, निर्मल भऊ सब रूपवंत गही, मुख जो भी कई चाव। ठीक है। तो कवि जो है अपने आप को एक नैन का तुलना यहाँ दर्पण से भी किए हैं। कवि का मानना है कि दर्पण के सामने हम जैसा दर्पण के सामने जो व्यक्ति रहता है तो वह उस व्यक्ति की ही तस्वीर दिखाता है। जैसे मान लेते हैं हम, अगर हम आईने के सामने खड़े हैं तो हमारा जो स्वरूप है आईना उसी स्वरूप को दिखाएगा। ऐसा नहीं कि हमारा स्वरूप बदल जाएगा किसी और कर देगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। तो दर्पण के सामने जो रहता है वह वैसा ही उसकी तस्वीर को दिखाता है। तो कवि की आँख जो है वह दर्पण के समान निर्मल है। ये तो हो गया प्रथम। अब मैं द्वितीय कविता लिखती हूँ, उसकी भावार्थ को समझाऊंगी। ये बुक में देख लीजिए, करवक हो गया, ये प्रथम लिख दी, अब ये द्वितीय में लिख रही हूँ। उसके बाद मैं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न समझा दूंगी। देखिए सेकंड है, मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। जोड़ी लाई रकत कई लेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, औ मन जानी कवित, अस किन्हा मकू यहाँ रहे जगत महचिन्ना। कहाँ सो रत्न सैनी, अस राजा कहाँ सुबह अस्सी बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान तानू, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, कहाँ राधो जेई किन बखानो,
कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी कोई न रहा जग रही कहानी धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु फूल मरे पे मरे ना बासु। केई ना जगत बेचा लिन जस मोल जो या पढ़े कहानी हम सबरे दुई बोल। आप लोग बोर नहीं होइएगा। प्रथम तो मैं समझा दी, अब द्वितीय टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट में ही समझाऊंगी, ठीक है। देखिए, मोहम्मद यही कभी जोड़ी सुनावा, यहाँ देख लीजिए। अच्छा नहीं लिखी, जोड़ी मतलब जोड़कर। मोहम्मद यही कभी जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, ठीक है। जोड़ी लाई रकद के ले गाढ़ी प्रीति नैन जल भई। मैं आपको आपको अभी कि द्वितीय कविता में कवि क्या किए हैं, अपनी रचना का बखान किए, रचना का वर्णन किए हैं। तो कवि का कहना है कि मोहम्मद यही कभी जोड़ी सुनावा। मोहम्मद जो भी हम लोग को कविता सुना रहे हैं, मतलब जो कविता का रचना किए सुना रहे हैं, उन कविता को सुन के, उन रचना को सुन करके लोग प्रेम की पीड़ा पा जाते। सुना जो प्रेम पीर गा पावा, प्रेम, ठीक है। तो प्रेम पीर गा पावा मतलब कवि ने जो रचना किए, कविता लिखे हैं, उन कविता को लोग सुन करके प्रेम की पीड़ा पा जाते हैं। जोड़ी लाई रकद के लिए, तो जोड़ी मतलब कि जो रचना की है, तो उस कहानी को लिखते वक्त कवि क्या किए हैं, अपना रक्त जो है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर आटा की लेई बनाते हैं तो आटा की लेई बनाने में हम लोग पानी मिलाते हैं गाढ़ा होने के लिए, ठीक है। तो उसी प्रकार कहानी को जो है, मतलब कहानी को अच्छा बनाने के लिए, तो यहाँ कवि क्या किए हैं कि कहानी को अपने आंसुओं से भिगोए हैं, ठीक है। यानी यहाँ रक्त के लिए बनाए हैं, ठीक है, मतलब गाढ़ी करने के लिए। ओ मन जानी कवित अस किन्हा मकु यह रहे जगत महाचिन्हा, ठीक है। मतलब जो कवि जो रचना किए हैं, तो कवि का ऐसा मानना कि कवि तो वो तो मर जाएंगे, लेकिन वह जो रचना मतलब कविता लिखे हैं, उनकी कविता वह अमर होगी, वह कभी मरेगी नहीं, ठीक है। यह इस पृथ्वी पर जीवित रहेगी, ठीक है। कहाँ सो रत्नसेन अस राजा, तो कहाँ गए वो राजा रत्नसेन, कहाँ सुना असी बुधु उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ राघो जई किन्हें बखानु। मतलब कवि का कहना है कि वह जो राजा रत्नसेन थे, आज वह राजा क्या इस पृथ्वी पर है, नहीं है, वह कालक्रम में राजा रत्नसेन मारे गए। आज वह अलाउद्दीन वह कहाँ गए वो अलाउद्दीन, राजा रत्नसेन, अलाउद्दीन वो लोग कहाँ गए। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, और वह गुणवान स्वरूप मतलब रूपवान पद्मावती कहाँ गई। कोई ना रहा जग रही कहानी,
यानी इस जगत में कोई नहीं रहा, ना राजा रत्न सेन, ना अलाउद्दीन और ना ही रानी पद्मावती, कोई नहीं रही है। सभी का जन्म हुआ और सभी कालक्रम में मारे गए। लेकिन कोई न रहा, जग रही कहानी। वो तो नहीं रहे, वो तो मर मिट के चले गए, लेकिन इनकी कहानियाँ आज भी क्या है, आज भी इनकी कहानियाँ जीवित है। धनी सो पुरुष जग कीर्ति जस, धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु। धन्य है पुरुष जिसकी जगत में कीर्ति है, धन्य हो पुरुष जिसकी जगत में कीर्ति है। फूल मरे पे मरे न बासु, यह पंक्ति आपको व्याख्या में भी है, ठीक है। धन्य है वह पुरुष जिसकी जस में कीर्ति है। फूल मर जाता है लेकिन फूल में सुगंध क्या रहती है, अमिट रहती है। फूल के मरने के बाद भी उसमें सुगंध उसमें रहता है, वह नहीं मरता है। कई न जगत बेचा कई न लिन जस मूल, कोई जगत नहीं बेचा और कोई ना ही कोई जगत को बेचा है, ना ही जगत को वह खरीदा है। जो यह पढ़े कहानी हम सबरे दुई बोल, तो जो यह कहानी मल्लिक मोहम्मद जैसी जी का पढ़ेंगे, ठीक है, तो जो कहानी पढ़ेंगे, पढ़ करके मल्लिक मोहम्मद जैसी जी को याद करेंगे और मल्लिक मोहम्मद जैसी जी कुछ समय के लिए मतलब मल्लिक मोहम्मद जैसी जी अमर हो जाएंगे। तो अपनी रचना के द्वारा मल्लिक मोहम्मद जैसी जी अमर होना चाहते हैं। इसका मैं भावार्थ बता दी, ये समझा दी। अब आया क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन आंसर भी मैं समझा देती हूँ, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। देखिए, प्रथम क्वेश्चन है, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। भिविया क्वेश्चन है कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। तो कवि अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए किए हैं क्योंकि दर्पण में जैसी तस्वीर होती है, दर्पण उसका वही तस्वीर को दिखाता है। हम जैसे दर्पण को हम अपने सामने रखेंगे तो मेरा ही तस्वीर दर्पण दिखाएगा, दूसरे का नहीं। दर्पण निर्मल होता है, कवि का मानना है कि दर्पण निर्मल होता है। ठीक उसी प्रकार कवि का आँख भी दर्पण की तरह निर्मल है, इसीलिए कवि ने अपनी आँख की तुलना दर्पण। किसी को समझने में दिक्कत। सेकंड क्वेश्चन है, पहले करवक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कलंक का अर्थ होता है कलंकित, बिना आरोप के इल्जाम लगाना। ठीक है, तो चांद क्या है, कलंकित है। ठीक है, तो यहाँ चांद कलंकित है, चांद कलंकित है। चांद कलंकित होने के साथ ही साथ वह क्या कलंकित है, लेकिन फिर भी वह प्रकाश फैलाता है। तो कभी भी यहाँ कभी भी अपने आप को कलंकित मान रहे हैं। वह रूप मतलब कुरूप है, एक आँख से वंचित है, एक कान से वंचित है, फिर भी वह चांद की तरह प्रकाश को फैलाते हैं। ठीक है, कांच का अर्थ है कच्ची धातु। ठीक है, कांच का अर्थ है कच्ची धातु, कंचन का अर्थ है सोना। तो जब तक सोना को हम नहीं तपाएंगे तब तक सोना कच्चा ही रहेगा। कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है। तो कवि जगत में अपनी रचना के द्वारा, ठीक है, वो जो कृति लिखे हैं रचना के द्वारा जगत में जो है, जगत में रहने की इच्छा व्यक्त किए हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, रकत के लई का क्या अर्थ है। देखिए, रकत की लई, तो रकत की लई का अर्थ है, तो कवि क्या किए हैं कि कवि ने जो है अपनी कविता में रकत की लई को लगाकर मतलब जोड़े हैं। तो कवि का ऐसा मानना है कि जब वह कविता का रचना किए हैं तो कविता में वह आंसुओं को भिगोए हैं। ठीक है, आंसुओं से वो अपनी होता है ना, कविता ऐसा लिखे। अब कोई कविता सुन करके को दर्द, कोई ऐसा कविता होता है जिसको पढ़ करके खुशी का अनुभव होता है, कोई ऐसा कविता होता है जिसको सुन करके दर्द का अनुभव होता है। ठीक है, तो कवि का ऐसा मानना है कि जब वह कविता लिख रहे थे तो वह आंसुओं से इसको भिगोए हैं। ठीक है, जैसे हम आटा में पानी मिलाते हैं गाढ़ा होने के लिए, तो उसी प्रकार, ठीक है, तो उसी प्रकार मतलब राजा का कहना है, मतलब कवि का कहना है कि राजा ने क्या किए थे, प्रेम की पीड़ा में अपना रक्त जो है, अपना रक्त मिलाकर इसको गाढ़ा किए थे। उसके बाद है, देखिए, उसके बाद आपका व्याख्या है। कौन सा व्याख्या है, ये व्याख्या है, धनी सो पुरुष, ये व्याख्या है, भिविया क्वेश्चन है।
ये पंक्ति आपको एग्जाम में दे दिया, मतलब क्वेश्चन में बुक में यह क्वेश्चन है, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विव्या है, धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। यह पंक्ति आपको दे दिया जाएगा, कहेगा भावार्थ लिखने के लिए या अर्थ स्पष्ट करने के लिए। यह आपको 4 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसका आंसर आप कैसे लिखिएगा? लिखिएगा प्रस्तुत पद्यांश, चूँकि पद भाग का है इसलिए पद्यांश लिखिएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2, किताब का नाम हो गया दिगंत भाग 2। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के पाठ का नाम करवक शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ, ये क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर कैसे लिखिएगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के करवक शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। उसके बाद पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। प्रस्तुत पंक्ति में कवि का कहना है, देखिए, धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु। धन्य है वह पुरुष, धन्य है वह पुरुष जिसका जग में कीर्ति है। फूल मरे पे मरे न बासु, फूल मर जाता है लेकिन उसकी सुगंध नहीं मरती है। ठीक है। उसके बाद एक और व्याख्या है, ये व्याख्या है नहीं, एक और वो फर्स्ट पंक्ति का है, जो लही अम्भी डाब न होई तो लही सुगंध बसाई न सोई। जो इससे पहले मैं लिखी थी, देख लीजिएगा, जो लही अम्भी डाब न होई तो लही अम्भी सुगंध बसाई न सोई, ये व्याख्या है। इसका भी आंसर इसी तरह लिखिएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के करवक शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि का कहना है कि जब तक आम में ढास नहीं होगा, नुकीलापन नहीं होगा, तब तक आम में सुगंध नहीं बसेगा। क्वेश्चन से समझा दी। अगर पूछेगा करवक पाठ का भावार्थ लिखे, तो जो समझाइए दोनों वो लिख दीजिएगा। अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ। तो ऑब्जेक्टिव इसी से बन जाता है जो मैं कवि परिचय लिखाई हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं, खुद बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो मैं अगले क्लास में आपको बता दूंगी। पहला क्वेश्चन है, करवक पाठ के कवि कौन है? करवक पाठ के कवि कौन है? आंसर हो जाएगा करवक पाठ के कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो मलिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म कहाँ हुआ था? जायस नामक ग्राम में। मलिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म कब हुआ था? तो मलिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया है? तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी जी के द्वारा लिखा गया है। जैसी हो जाएगा। ठीक है। अखरावत किसकी रचना है? क्या हो जाएगा? जैसी। उसके बाद जैसी जी की मृत्यु कब हुई? तो 1548 ईस्वी में। उसके बाद इनके पिता का नाम क्या है? तो इस तरह के ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज के लिए इतना ही। कल जो है मैं अगले क्लास में अध्याय 2 लेसन 2 जो है वह पद है। लेसन 2 इसके कवि हो गए सूरदास, वो पढ़ाऊंगी। पद के कवि 2 है, एक पद 2 पाठ है। एक पद में सूरदास का वर्णन किया गया है, सूरदास द्वारा लिखित है, और दूसरे में वो तुलसीदास जी के द्वारा लिखित है। तो कल की क्लास में ये पढ़ाऊंगी। इसमें अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है। तो जो दिक्कत होगा मैं वो समझा दूंगी। धन्यवाद।